तो संसद का मानसून सत्र कल से शुरू होने जा रहा है, जिसे लेकर आज केंद्रीय सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। संसद भवन एनेक्सी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके समेत 10 से ज्यादा विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। हालांकि बैठक शुरू होने के करीब 15 मिनट बाद ही विपक्ष ने टीएमसी के बागी सांसदों के गुट को आमंत्रित किए जाने का विरोध करते हुए सांकेतिक वॉकआउट किया और कुछ देर बाद विपक्षी नेता फिर बैठक में लौट आए। इसे लेकर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया कि स्पीकर की ओर से मान्यता नहीं मिलने के बावजूद टीएमसी के 20 बागी सांसदों के गुट को सर्वदलीय बैठक में बुलाया गया। उन्होंने सवाल उठाए कि जब इन सांसदों के विलय को मंजूरी नहीं मिली और उनकी अयोग्यता की याचिकाएं लंबित हैं, तो उन्हें किस आधार पर निमंत्रण दिया गया। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करते हुए कहा कि संसद सभी की है और हंगामे से किसी का फायदा नहीं होता। बता दें कि संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई यानी कल से 13 अगस्त तक चलेगा और इस दौरान दोनों सदनों की 19 बैठकें प्रस्तावित हैं। सदन के अंदर हम देखते हैं कि हम जनता, विपक्ष जनता के मुद्दे उठाता है और सरकार जनता के मुद्दों को नजरअंदाज करता है, नकारता है। इस संदर्भ में इस बार हम होने नहीं देंगे, चाहे वो एथेनॉल का मुद्दा हो, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो मणिपुर का मुद्दा हो, चाहे वो जिस प्रकार से सरकार आज सदन की चोरी कर रही है, लोकतंत्र चोरी कर रही है। वोट चोरी तो हो रहा है, अब सदन चोरी हो रहा है। अलग अलग जो ये मुद्दे हैं, मुझे लगता है कि इस बार अगर सरकार इन मुद्दों से भागेगी, अयोध्या के मुद्दे से भागेगी, छात्र के मुद्दे से भागेगी, एथेनॉल के मुद्दे से भागेगी, मणिपुर के मुद्दे से भागेगी, तो इसका भारी नुकसान आने वाले समय में भाजपा और सरकार। तो आप देख रहे हैं कि दूसरी पार्टी के सांसदों को किस तरह से भाजपा अपनी तरफ की है, उनकी संख्या बढ़ाने के लिए। अभी भी 6 सीट शायद कम है उनके पास, तो इसलिए इंडिया ऑपोजिशन का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन क्या है कि पिछली बार जिस तरह से डिलिमिटेशन के सामने महिला आरक्षण बिल को रखकर, जबकि महिला आरक्षण बिल को हम लोगों ने सर्वसम्मति से 2023 में ही पारित कर दिया था, उसमें कोई शंका नहीं थी, हम सभी महिला आरक्षण के पक्ष में हैं। लेकिन उसको सामने रखकर वो लोग जिस तरह से डिलिमिटेशन को लाना चाह रहे थे और उसमें डिलिमिटेशन आयोग की बात की गई थी, आयोग में जो लोग होंगे उनको लेकर भी लोगों के मन में शंकाएं थी कि इससे जो रीजनल पार्टियां हैं या अपोजिशन की जो पार्टियां हैं उनको कहीं वो सीमांकन में कोई परेशानी ना हो। विशेष रूप से जैसे झारखंड में 2011 के सेंसस के आधार पर अगर परिसीमन होगा तो एसटी सीट्स को काफी नुकसान होगा। तो अगर सरकार ये आश्वासन दे कि नहीं, किसी सीट को नुकसान नहीं होगा, तो हो सकता है जब अपोजिशन की तमाम पार्टियां अगर मान जाती हैं तो हो सकता है कि हमारी पार्टी भी पुनर्विचार करे। लेकिन अभी इस पर कोई बात नहीं। इस बैठक की उपयोगिता, प्रासंगिकता जमींदोज कर दी गई है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। हमारे रक्षा मंत्री जी आते हैं, चूंकि पुराने बीजेपी का कम से कम एक डेमोक्रेटिक स्पिरिट का अंश उनके अंदर पड़ा हुआ है, वो सब कुछ सुनते हैं, लेकिन उस सुनने के बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि जिनको निर्णय लेना है वो इस बैठक में नहीं आते, आज तक नहीं आए। तो उस संदर्भ में मैंने देख लिया है, आज तो हमारी पार्टी से कोई और गए, लेकिन मैं बता दूं कि अगर इसकी प्रासंगिकता बरकरार रखनी है तो यू विल हैव टू वॉक द टॉक, जो नहीं हो पा रहा है। और रिजिजू साहब जो कहते हैं तो बढ़िया है। उधर स्पीकर साहब ने अभी तक सिर्फ वो माना है कि अलग सिटिंग अरेंजमेंट टीएमसी का, और रिजिजू जी ने चिट्ठी भी लिख दी एनसीपीआई को। ये तो विश्व लोकतंत्र के इतिहास में इस तरह की घटनाएं हमने ना देखी थी न। और कांग्रेस पार्टी एक बात के लिए पुरजोर ढंग से कहना चाहती है, हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, हमारे राहुल गांधी ने संयुक्त पत्र लिखा कि जिस तरह राम जन्मभूमि में डाका डाला गया है, जनता की संपत्ति पर, चढ़ावे पर, आस्था और श्रद्धा पे उसके खिलाफ पत्र लिखा है। हम उस पर भरपूर समर्थन देते हैं और कहना चाहते हैं कि अब ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नहीं रही,
भ्रष्टाचारी जनता पार्टी हो गई जिसने भगवान राम को भी धोखा दिया।